जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। खैर दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम के तमाम साथियों का इस क्लास के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बताना था कि जो बीए के 6 सेमेस्टर के तमाम साथी हैं, बीएससी के तमाम साथी हैं, बीकॉम के तमाम साथी हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे कि आपके रिसर्च एप्लीकेशन का जो सिलेबस है, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी नहीं किया गया था, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमने भी जो क्लासेज़ लगाई थी, वो पिछले सिलेबस को देख कर के लगाई थी कि उसी के आधार पर अगला पेपर जो है हो सकता है। लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेबस जारी कर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हमने यूनिट यूनिट फर्स्ट जो है उसको ले लिया है, जिसके अंदर हम पूरे जो आपके यूनिट है उसका निचोड़ लेकर के आ चुके हैं। और सबसे पहले हम आपको करवाएंगे जो आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन है। यहाँ पर निबंधात्मक टाइप हो चुका है, लेकिन लघुतरात्मक क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले हैं। महत्वपूर्ण लघुतरात्मक क्वेश्चन रहने वाले हैं। पूरी यूनिट का निचोड़ इसके अंदर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर अनुसंधान का अर्थ, अवधारणा, अनुप्रयोग के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। साथ ही इस यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी के बारे में विस्तार से हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाए, और जो पहले वाले प्लेलिस्ट है उसको आप ना देखें, क्योंकि ये वाला जो सिलेबस है वो अलग से यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है, और इसी को अच्छे प्रकार से देखिएगा। और निश्चित रूप से एग्जाम से पहले हम आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे। आपके लिए हमने जो है, हमारी टीम पूरी तैयार हो चुकी है। उनके द्वारा जो है नोट्स रेडी हो रहे हैं, नोट्स जो है बनाए जा रहे हैं। नोट्स की आप चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। नोट्स बनाने में हमने हमारी टीम को है वो लगा दिया है, और नोट्स जल्द ही आपके रेडी हो जाएंगे, आप तक पहुंच भी जाएंगे। इन नोट्स को यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा। आपके जो है बहुत ही कम कीमत के अंदर आपको नोट्स इसके उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हर यूनिट के नोट्स आपको जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे, यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे आपके पढ़ने में भी आसानी हो। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि पूरी पीडीएफ जो है एक साथ मर्ज करके आपको दे दी जाए, जिससे आपको भी पढ़ने में मुश्किल हो। नहीं, पूरे के पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज आपको जो है अच्छे प्रकार से जो है एडजस्ट करके दिया जाएगा। तो यदि आप परचेज करना चाहते हैं, यदि आप पहले पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है कांटेक्ट करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे। और यदि आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम के ऊपर आपको पेपर से 24 घंटे पहले आपको फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, बीए के 6 सेमेस्टर के यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर अनुसंधान का अर्थ, अवधारणा एवं अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर 20 से जो है आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन लिए हैं, निबंधात्मक यहाँ पर टाइप हो चुका है, उनके विस्तृत उत्तरों के साथ हमने जो है यहाँ पर लिया है। देखिएगा यहाँ पर अनुसंधान का अर्थ, अवधारणा। अनुसंधान का अर्थ एवं अवधारणा देखिएगा। अनुसंधान की जो है अनुसंधान की मूल अवधारणा को स्पष्ट करते हुए संगठित जिज्ञासा के रूप में इसके अर्थ की जो है विस्तृत विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर अनुसंधान यानी रिसर्च शब्द जो है आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि आपके री और सर्च से मिलकर बना है। ये हमने आपके इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है कि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु पीछे या निरंतर, और संधान यानी खोज करना। सरल एवं गैर तकनीकी भाषा में अनुसंधान का तात्पर्य किसी नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा किसी समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया से है। समझिए आप, यानी नवीन ज्ञान की खोज करना और किसी समस्या का समाधान करना, इसके इसका जो है क्या होता है, अर्थ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुसंधान को संगठित जिज्ञासा भी कहना अत्यधिक प्रासंगिक है। क्यों है, इसके बारे में बात करिए। देखिएगा यहाँ पर जिज्ञासा, जिज्ञासा देखिएगा कि मानव स्वभाव का वह गुण है जो उसे प्रश्न पूछने, क्यों, कैसे, क्या के लिए प्रेरित करता है। जिज्ञासा के बिना अनुसंधान संभव ही नहीं है। यानी जिसके बारे में जिज्ञासा ही नहीं होगी, जिसके लिए जिज्ञासा ही नहीं होगी, तो वो अनुसंधान क्या होगा। यानी उसके लिए, अनुसंधान के लिए जरूरी है कि जिज्ञासा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, संगठित रूप। केवल जिज्ञासा होना ही काफी नहीं है। जब जिज्ञासा को एक निश्चित दिशा, चरणबद्ध प्रक्रिया, तार्किक क्रम और नियमों से बांध दिया जाता है,
तो वह अनुसंधान का रूप ले लेती है। यानी संगठित रूप भी इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल जिज्ञासा से काम नहीं चलता है। संगठित रूप जब इसके साथ मिल जाता है, तब ही अनुसंधान एक सक्रिय रूप से कार्य करता है। निष्कर्ष देखिएगा कि इस प्रकार किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए जब हम केवल अनुसंधान लगाने के बजाय एक व्यवस्थित, निष्पक्ष और तार्किक मार्ग अपनाते हैं, तो वही संगठित जिज्ञासा अनुसंधान कहलाती है। ये बात बिल्कुल अच्छे प्रकार से याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा कि दैनिक जीवन में लिए जाने वाले निर्णयों में अनुसंधान प्रक्रिया किस प्रकार शामिल होती है, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा समझाना है। देखिएगा कि प्राय माना जाता है कि अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं या अकादमिक संस्थाओं तक सीमित है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम अनजाने में ही प्रतिदिन कई छोटे स्तर के अनुसंधान करते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखिएगा, यहाँ पर दैनिक जीवन के मुख्य उदाहरण दिए गए हैं। मोबाइल फोन खरीदना। उपभोक्ता सबसे पहले अपनी आवश्यकता एवं बजट निर्धारित करता है, समस्या की पहचान करता है, फिर विभिन्न ब्रांड्स के जो है स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और कीमतों की तुलना करता है। ऑनलाइन उसका रिव्यू देखता है, फिर रेटिंग देखता है, डेटा का संग्रह, विश्लेषण और अंत में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है। यानी हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं, उसका रिव्यू भी देखते हैं, उसकी रैम कितनी है, उसके फीचर्स क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद ही फ़ोन को खरीदते हैं। ये भी एक रिसर्च के अंतर्गत आता है। दैनिक जीवन के अंदर भी हम रिसर्च करते हैं। यात्रा मार्ग का चयन करना। हम गूगल मैप या अन्य माध्यमों से दूरी, ट्रैफिक, सड़क की स्थिति, समय की तुलना तमक अध्ययन करके सबसे सुविधाजनक मार्ग चुनना। यानी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले मैप के ऊपर देखते हैं कि ये जगह जो है कहाँ है, कौन कौन सी यहाँ पर रास्ते जो है जाते हैं, कौन सा मार्ग अपने लिए सेफ है, उसी के आधार पर हम उस मार्ग पर जो है अपनी जो यात्रा है वो करते हैं। तो ये भी एक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। दैनिक जीवन की ये प्रक्रिया है। अन्य निर्णय देखिएगा, कॉलेज का पाठ्यक्रम चुनना, कोई व्यंजन बनाना अथवा फिल्म देखना, इन सभी में विकल्पों की तुलना और निष्कर्ष निकालना शामिल होता है। ये दर्शाता है शामिल होता है ये दर्शाता है कि दैनिक जीवन के निर्णय तर्कहीन न होकर के मिनी अनुसंधान पर आधारित तो होते हैं। यानी दैनिक जीवन के जो अनुसंधान है उनको हम मिनी अनुसंधान कह सकते हैं। वो निर्णय होते हैं वो भी मिनी अनुसंधान कहलाते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ है कि पढ़ना, अध्ययन करना और अनुसंधान करना, उनके बीच अंतर को तुलनात्मक रूप से स्पष्ट करना है। इन तीनों शब्दों का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर कर दिया जाता है, परंतु इनमें स्पष्ट और व्यवहारिक अंतर देखने को मिलता है। किस प्रकार से देखने को मिलता है देखिएगा। पढ़ना, ये एक सामान्य और प्राथमिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनोरंजन या केवल जानकारी प्राप्त करना होता है। जैसे समाचार पत्र या कहानी पढ़ना, इनका समाचार पत्र से हमें जानकारी मिलती है, कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसमें गहराई से सोचना या समालोचनात्मक विश्लेषण का आवश्यकता नहीं होती है। यानी इनमें मनोरंजन भी हो जाता है, साथ ही जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन इनसे किसी भी प्रकार का समालोचनात्मक विश्लेषण हमें नहीं करना पड़ता। अध्ययन करना, इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय या परीक्षा के लिए ज्ञान अर्जित करना होता है और अवधारणाओं को समझना होता है। जैसे परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक पढ़ना, इसमें जो है इसमें ध्यान और स्मरण शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी हम यदि परीक्षा के लिए कोई चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसको आवश्यक रहेगा कि उसकी स्मरण शक्ति के अंदर जो है हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर हमें जो है वही काम आएगा। तो अध्ययन करने के अंदर हमें जो है हमारे ध्यान और स्मरण शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके अंतर्गत हो गया। अनुसंधान करना देखिएगा
कि ये एक गहन और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जहाँ किसी अज्ञात प्रश्न का उत्तर खोजने या समस्या का समाधान करने के लिए अध्ययन के साथ साथ विश्लेषण, तुलना और नए निष्कर्ष निकालने जाते हैं। यानी ये आपकी एक गहन और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाती है। यानी अज्ञात प्रश्नों की हम खोज करते हैं, उनका उत्तर ढूंढने की जो है हम उनका उत्तर ढूंढने की, समस्या का समाधान करने की, उनका विश्लेषण करने की, उनका निष्कर्ष निकालने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पढ़ना सूचना ग्रहण करता है। यानी पढ़ना है वो सूचना ग्रहण करता है, अध्यापन उसे समझाता है और अनुसंधान उस सूचना से नया ज्ञान वह निष्कर्ष उत्पन्न करता है। ये हम संक्षिप्त के अंदर भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि एक सामान्य अनुसंधानकर्ता के मुख्य मुख्य व्यक्तित्व गुणों की व्याख्या कीजिए। ये गुण दैनिक व्यवहार में कैसे दिखाई देते हैं? एक कुशल अनुसंधानकर्ता बनने के लिए केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विशिष्ट व्यक्तिगत गुणों का होना अनिवार्य है। जैसे जिज्ञासा, ये हर घटना के पीछे क्यों और कैसे जानने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। सूक्ष्म अवलोकन, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जो आम लोगों की नज़रों से छूट जाती है। जैसे सामान खरीदते समय उसके नियमों व शर्तों को बारीक पढ़ना। और देर ये सही निष्कर्ष तक पहुंचने में समय लगता है। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी न करना। ईमानदारी, आंकड़ों या तथ्यों के साथ कोई हेर फेर न करना। निष्कर्ष वही स्वीकार करना जो प्रमाण से सिद्ध हो। और खुला दृष्टिकोण, अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर नए विचारों और विपरीत तर्कों को भी सुनने व स्वीकार करने की क्षमता रखना। ये आपके सामान्य अनुसंधानकर्ता के मुख्य व्यक्तित्व के गुणों की व्याख्या हो चुकी है। दैनिक व्यवहार में ये दिखाई देने वाले गुण है। याद रखिएगा इनको भी। देखिएगा सूचना के स्रोत और आपके क्रॉस वेरिफिकेशन के जो है कुछ पर्सन यहाँ पर बने हैं, उनको भी यहाँ पर जो है ऐड कर लिया गया है। ये आपके सिलेबस के अंदर लगे हुए टॉपिक है, और आपकी यूनिट के अंदर जो टॉपिक लगे हैं उनके प्रश्न जो है आपके टॉपिक के अनुसार यहाँ पर ऐड किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपके नहीं हो। कुछ स्टूडेंट्स के पिछली क्लासों के अंदर जो है कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस ये नहीं है, सिलेबस जो है आप गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन पिछला सिलेबस जो था वो पिछला सिलेबस सही था। लेकिन आज जो सिलेबस से जारी किया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो हमने देखा सिलेबस चेंज हो चुका है। तो इस सिलेबस के अनुसार हमने ये क्लासेज जो है मॉडिफाई कर चुके हैं। तो आज की ये क्लास आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। चलिएगा क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 है कि दैनिक जीवन में सूचना के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? किसी जानकारी की सत्यता जो है सत्यता के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन का क्या महत्व है? दैनिक जीवन में हम अनेक माध्यमों से सूचना प्राप्त करते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पारंपरिक एवं व्यक्तिगत स्रोत, परिवार के सदस्य, मित्र, शिक्षक, दुकानदार, पुस्तकें, समाचार पत्र और टीवी आदि इसके अंतर्गत आ सकते हैं। डिजिटल में इंटरनेट, गूगल सर्च, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, अनंत प्रकार के इसके अंतर्गत डिजिटल स्रोत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये मुख्य है स्रोत हैं जो आपके यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। क्रॉस वेरिफिकेशन के अंदर देखिएगा, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन का महत्व है। डिजिटल युग में सूचनाओं की भरमार के साथ फर्जी खबरें, फेक न्यूज भी बढ़ी है। किसी एक स्रोत पर आंख मूंद कर विश्वास करने से गलत निर्णय हो सकते हैं। इसलिए विभिन्न स्वतंत्र स्रोतों से सूचना की पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे व्हाट्सएप पर आए किसी स्वास्थ्य संबंधी दावे को आजमाने से पहले डॉक्टर या प्रमाणिक वेबसाइट से उसकी जांच कर लेना आवश्यक होता है। यानी आजकल फेक न्यूज भी बहुत फैल चुकी है, और उन पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। एक सोर्स पर हमें जो है स्रोत पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही उसका यूज या फिर इस्तेमाल करना चाहिए।
नेक्स्ट देखिएगा मिनी रिसर्च प्रोसेस से क्या है, दैनिक जीवन के किसी एक उदाहरण की सहायता से इसके सभी चरणों का वर्णन कीजिएगा। देखिएगा जब हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी व्यवहारिक समस्या के समाधान या निर्णय लेने के लिए लघु रूप में औपचारिक अनुसंधान के चरणों का पालन करते हैं तो इसे मिनी रिसर्च कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, सही कॉलेज पाठ्यक्रम का चयन करना, समस्या आवश्यकता की पहचान करना, 12वीं के बाद करियर के लिए उपयुक्त कोर्स का चयन करना। चरण 2 के अंदर जानकारी डेटा संग्रह, विभिन्न कॉलेजों के विवरण, वेबसाइट, शिक्षकों और पूर्व छात्रों से बातचीत करना और विकल्पों की तुलना विश्लेषण से फीस संरचना वह जो है आपके प्लेसमेंट रिकॉर्ड, फैकल्टी और दूरी की तुलना करना। निष्कर्ष एवं निर्णय और अपने बजट और रुचि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम और कॉलेज का चयन करना, ये इसके अंतर्गत मिनी रिसर्च के अंतर्गत यह पर आ जाता है, जो कि आपके दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान डिजिटल युग में व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर प्राप्त संदेशों की सत्यता जांचने में जो है आपके अनुसंधान परक दृष्टिकोण की आवश्यकता का विस्तार से वर्णन करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरें, अफवाहें और गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। एक आम नागरिक यदि अनुसंधान परक दृष्टिकोण न अपनाए तो वह इन भ्रामक सूचनाओं का शिकार हो सकता है। अनुसंधान परक दृष्टिकोण के मुख्य कदम देखिएगा कि संदेश एवं संदेह संदेह संदेश देखते ही तुरंत विश्वास नहीं करना, बल्कि ये सोचना कि क्या ये सच है, मूल स्रोत की खोज करना। फिर संदेश या संदेश का प्राथमिक स्रोत क्या है, क्या ये किसी जो आपके आधिकारिक जो संस्था होती है, वेबसाइट होती है, उनके द्वारा जारी किया गया है। तुलनात्मक जांच करनी है, गूगल पर जाकर सर्च करना है, आपके गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना है, या फिर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट दी गई है, उनको उन पर जाकर के उनकी जो है प्रमाणिकता को चेक करना है। और निष्पक्षता के अंदर अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार किसी असत्य बात को भी सच मान लेने से जो है मान लेने की प्रवृत्ति से यहाँ पर बचना है। नेक्स्ट देखिएगा कि अध्ययन और अनुसंधान एक दूसरे के पूरक है। इस कथन को समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अध्ययन और अनुसंधान दो पृथक प्रक्रियाएं होते हुए भी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है। अध्ययन अनुसंधान का आधार है। कोई भी व्यक्ति तब तक अनुसंधान नहीं कर सकता जब तक कि वह उस विषय से संबंधित मौजूदा ज्ञान का गहन अध्ययन न कर ले। अध्ययन से व्यक्ति को समस्या की पुष्टि और ज्ञान के अंतराल का पता चलता है। अनुसंधान अध्ययन को विस्तार देता है। अनुसंधान द्वारा खोजे गए नए तथ्य और निष्कर्ष ही आगे चलकर भावी पीढ़ियों के लिए अध्ययन सामग्री जो है बन जाते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बिना अध्ययन के किया गया अनुसंधान दिशाहीन होता है और बिना अनुसंधान के अध्ययन केवल पुराने ज्ञान का पुनरावर्तन बनकर रह जाता है। तो ये दोनों ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अनुसंधानकर्ता के गुण और निर्णय प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अच्छे प्रकार से देखिएगा कि दैनिक जीवन के 5 व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए कि हम अनजाने में अनुसंधान विधियों का उपयोग कैसे करते हैं। देखिएगा कि हम दैनिक जीवन में कई ऐसी गतिविधियां करते हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान विधियों का ही व्यवहारिक रूप है। व्यंजन की आपकी रेसिपी सुधारना यानी प्रयोग विधि की देखते हैं कि किसी डिश में मसालों की मात्रा बदलकर स्वाद का परीक्षण करना। इसके अंतर्गत आएगा कपड़े या किराने का सामान खरीदना, 2-3 दुकानों पर ऑनलाइन जो है स्टोर्स के दामों और गुणवत्ता की तुलना करना, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। और घर का बजट बनाना यानी डेटा विश्लेषण के अंतर्गत आएगा ये। पिछले महीने के खर्चों के आंकड़ों के आधार पर भविष्य के बजट का खाता तैयार करना। और बीमारी के लक्षण देखकर घरेलू उपचार या डॉक्टर से मिलना यानी निदान विधि हो गई। लक्षणों का अवलोकन करें, समस्या के कारण तक पहुंचना, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। और किराए का मकान ढूंढना सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। सर्वेक्षण विधि क्षेत्र सुरक्षा सुविधा के आधार पर विभिन्न मकानों का सर्वेक्षण करना यानी सर्वे करना भी इसी के अंतर्गत आएगा। ये सारे के सारे पॉइंट इसी के अंतर्गत आएंगे। अच्छे प्रकार से इनको देख लीजिएगा, ये इनकी विधियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसंधान में ईमानदारी और खुले विचारों के महत्व पर प्रकाश डालना है। ये गुण
गलत निर्णयों से कैसे बचाते हैं देखिएगा। अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य सत्य की खोज है। इसमें नैतिक मूल्यों का बहुत अधिक महत्व होता है, जैसे ईमानदारी। यदि आंकड़े या परिणाम हमारी अपेक्षा के विपरीत आते हैं तो इन्हें उसी रूप में स्वीकारना ईमानदारी है। डेटा में हेर फेर करने से गलत निष्कर्ष निकलते हैं। खुला दृष्टिकोण, अपने पूर्वग्रहों और अंधविश्वासों से मुक्त रहना। यदि प्रमाण हमारे पुराने विचारों के खिलाफ जाते हैं तो अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहना खुला दृष्टिकोण है। ये दोनों गुण व्यक्ति को तर्कहीन और नुकसानदायक निर्णयों से बचाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक सूचना स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझाइएगा। सूचना स्रोतों को उनके उद्गम के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया: प्राथमिक सूचना स्रोत, द्वितीयक सूचना स्रोत। प्राइमरी के अंदर आएंगे वे स्रोत जहां सूचना पहली बार प्रत्यक्ष अनुभव या प्रयोग से प्राप्त होती है। उदाहरण, स्वयं दुकानदार दुकान पर जाकर सब्जी का भाव पूछना, प्रत्यक्षदर्शी से किसी दुर्घटना का हाल सुनना। द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर वे स्रोत जहां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित की गई सूचना का उपयोग किया जाता है, जैसे अखबार में छपी खबर पढ़ना, किसी फूड ब्लॉगर का रिव्यू देखकर रेस्टोरेंट जाना या किसी पुस्तक में पढ़ना। ये सारे के सारे द्वितीयक सूचना स्रोत के अंतर्गत आएंगे। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को प्राथमिक स्रोतों की ओर अधिक झुकाव रखना चाहिए या द्वितीयक स्रोतों को सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, सूक्ष्म अवलोकन ही अनुसंधान का प्रथम चरण है। इस कथन की साधारण सहित आपको समीक्षा करनी है। देखिएगा, अवलोकन का अर्थ केवल देखना नहीं है बल्कि ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। देखना और समझना है। संसार की कई महान खोजें केवल सूक्ष्म अवलोकन का परिणाम रही है, जैसे न्यूटन द्वारा सेब को गिराना, जो है गिरना देखना, ये भी आपके जो है इसी के अंतर्गत आती है। दैनिक जीवन के सूक्ष्म अवलोकन का उदाहरण देखिए। यदि कोई व्यक्ति देखता है कि उसके घर का बिजली का बिल अचानक बढ़ गया है तो सामान्य व्यक्ति केवल शिकायत करेगा, परंतु एक अनुसंधानकर्ता को अवलोकन रखने वाला व्यक्ति ये नोट करेगा कि किस समय कौन सा उपकरण अधिक चल रहा है, क्या किसी उपकरण में खराबी है और किस प्रकार वह समस्या के मूल कारण तक जो है पहुंच जाएगा। अनुसंधानकर्ता इसका अवलोकन करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्यवहारिक अनुसंधान के जो प्रश्न है उनके बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु की खरीदारी, उदाहरण के रूप में हम स्मार्टफोन को ले लेंगे, से पूर्व विभिन्न दुकानों व ऑनलाइन जो है आपके पोर्टल्स पर दरों की तुलना किस प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान की जो है प्रतीक करती है। आवश्यकता, स्मार्टफोन खरीदने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक अनुसंधान के लगभग सभी चरण शामिल होते हैं। आवश्यकता निर्धारण, यानी मुझे बजट 15,000 में अच्छा कैमरा और बैटरी वाला फ़ोन चाहिए, बिल्कुल। परिकल्पना, ब्रांड एक्स का फ़ोन मेरे बजट में सबसे अच्छा हो सकता है, यानी किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो सकता है जो 15,000 के बजट के अंदर हो, कैमरा अच्छा हो, बैटरी अच्छी चलने वाली हो, इस प्रकार का फ़ोन होना चाहिए। डेटा संग्रहण, यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्थानीय दुकानों पर कीमतों और ऑफरों को नोट करना है। सबसे पहले कौन सी शॉप पर कितने का मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पर कितने का है, अमेजोन पर कितने का है, स्थानीय दुकानों पर इसकी रेट क्या रहती है, सारा का सारा हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। डेटा का विश्लेषण कर लिया है, जिसमें रैम, प्रोसेसर, बैटरी, एमएएच समीक्षाओं की तुलनात्मक तालिका बना ली है हमने। किस प्रकार से कौन कौन से फ़ोन की क्या रहने वाली है, पूरी डेटा का विश्लेषण कर लिया है। निष्कर्ष, सबसे बेहतर वैल्यूएबल फॉर मनी ऑफर देने वाले प्लेटफॉर्म से फ़ोन हमें खरीदना है। तो हमें जो है जो वैल्यूएबल लगेगा कि हम इस जो है आपके प्लेटफॉर्म से फ़ोन खरीद सकते हैं, ये सस्ता रहेगा, ये बेहतर जो है हमें जो है प्राप्त ऑफर दे रहा है, तो उसी को हम जो है खरीदेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अनुसंधान में धैर्य का क्या महत्व है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अनुसंधान की श्रेणी में क्यों नहीं आते। देखिएगा, अनुसंधान कोई तत्कालिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें समय, निरंतरता, गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। धैर्य की आवश्यकता, सही आंकड़े जुटाने, विभिन्न स्रोतों से पुष्टि करने और सभी पहलुओं पर विचार करने में समय लगता है। और जल्दबाजी में नुकसान, बिना पर्याप्त जांच के लिए गए निर्णय अनुमान और आवेगशील निर्णय कहलाते हैं, न कि अनुसंधान। उदाहरण के लिए, बिना रिव्यू पढ़े केवल विज्ञापन देखकर उत्पाद जो है खरीद लेना, ऐसा निर्णय जो है प्राय गलत साबित होता है। तो यहाँ पर देरी की भी आवश्यकता
होती है अनुसंधान में। देरी के बिना अनुसंधान नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिएगा, भ्रामक सूचनाओं के दुष्प्रभावों से समाज को बचाने में आम जनता का अनुसंधान परक दृष्टिकोण किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है। देखिएगा, आज का समाज सूचना प्रदूषण से ग्रस्त है। अनुसंधान परक दृष्टिकोण केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के लिए भी सुरक्षा कवच है। अफवाहों पर रोक है। जब नागरिक बिना सत्यापन के किसी संदेश को शेयर नहीं करते, तो फर्जी खबरों की श्रृंखला टूट जाती है। सामाजिक सौहार्द, भड़काऊ और अफवाह भरे संदेशों का सच जानकर समाज में तनाव फैलाने से रोका जा सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा, बिना चिकित्सीय सलाह के सोशल मीडिया पर बताए गए खतरनाक वो जो आपके नुस्खे हैं उनको अपनाने से बचा जा सकता है। तो ये आपकी अफवाहें हैं, सामाजिक सौहार्द है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, ये सारी की सारी भ्रामक सूचनाओं के अंतर्गत जो भी होती है उसके बारे में यदि हम अनुसंधान करके यदि इनका इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसके हम जो है जो आपके भ्रामक या फिर हम कह सकते हैं फेक होती है, उनसे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पारंपरिक सूचना स्रोत जैसे शिक्षक, परिजन, पुस्तकें, अनुसंधान, डिजिटल स्रोतों के गुण दोष की तुलनात्मक विश्लेषण कीजिएगा। देख, पारंपरिक स्रोत, शिक्षक, परिजन, पुस्तकें, गुण अत्यधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक और अनुभव पर आधारित होते हैं। दो, सूचना प्राप्ति की गति धीमी होती है और पहुंच सीमित हो सकती है। डिजिटल स्रोत, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तुरंत और असीमित मात्रा में सूचना उपलब्ध होती है। दो, फर्जी और अप्रमाणित सामग्री भरमार रहती है, जिससे सत्यापन की सख्त जरूरत होती है। संतुलित दृष्टिकोण, दोनों स्रोतों के समुचित समन्वय से ही सटीक और प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यानी दोनों का जो है आपके सटीक और प्रामाणिक निष्कर्ष होना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुसंधान की संगठित एवं तार्किक प्रकृति से आप क्या समझते हैं, गैर तकनीकी उदाहरण से समझाइएगा। अनुसंधान की दो सबसे प्रमुख विशेषता है, संगठित और तार्किक। संगठित देखिएगा, इसका अर्थ है कि कार्य एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। जैसे यदि आप चाय बना रहे हैं तो पहले पानी उबालेंगे, फिर पत्ती डालेंगे, न कि अंत में सब उल्टा पुल्टा करेंगे न कि अंत में सब उल्टा पुल्टा करेंगे। अनुसंधान में भी पहले समस्या की पहचान होती है, फिर आंकड़े जुटाए जाते हैं और अंत में निष्कर्ष निकलता है। तार्किक है, ये प्रत्येक निष्कर्ष के पीछे कोई ठोस कारण या प्रमाण होना चाहिए। केवल मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा कि अनुसंधान जो है, अनुसंधान केवल शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन कौशल है। इस कथन की तार्किक तर्कसंगत व्याख्या करनी है। देखिएगा, ये विचार है कि अनुसंधान केवल जो है पीएचडी धारकों या प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों का काम है। अत्यंत संकुचित अत्यंत संकुचित है। अनुसंधान वास्तव में सोचने और निर्णय लेने की एक पद्धति है और जीवन कौशल के रूप में ये हमें सिखाती है कि समस्याओं को ठंडे दिमाग से कैसे समझें, उपलब्ध विकल्पों का निष्पक्षता से मूल्यांकन कैसे करें, दूसरों की कही सुनी बातों में आने के बजाय स्वयं सत्य की खोज कैसे करें, इसके बारे में हमें अनुसंधान जानकारी देता है। अनुसंधान प्रत्येक जागरूक नागरिक के लिए एक आवश्यक जीवन कौशल का काम करता है। तो ये आपके अनुसंधान हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में। यात्रा योजना बनाते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस प्रकार अनुसंधान के चरणों को दर्शाती है। देखिएगा कि एक सफल यात्रा योजना बनाना अनुसंधान की ही एक व्यवहारिक परिणति है। लक्ष्य निर्धारण करते हैं, बजट एवं संसाधन आंकलन करते हैं, डेटा संग्रहण करते हैं, तुलना एवं चुनाव करते हैं। लक्ष्य निर्धारण देखिएगा, हम जो गंतव्य स्थल होता है तय करना, पहाड़, समुद्र, ऐतिहासिक स्थल को हम तय करते हैं। बजट एवं संसाधन आकलन, कुल संभावित खर्च और उपलब्ध समय का हिसाब लगाना। डेटा संग्रहण, जिसमें विभिन्न ट्रेवल वेबसाइट, यूट्यूब ब्लॉग्स और दोस्तों की सलाह से होटल, बस, ट्रेन के किराए और घूमने योग्य स्थानों की जानकारी जुटाना। तुलना और चुनाव, सुरक्षा, सुविधा, कम खर्च के आधार पर सबसे उपयुक्त पैकेज का यहाँ पर चुनाव करना शामिल होता है। देखिएगा दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है टुडे रोजगार के ऊपर, जहाँ पर आपको जो है
फ्री में पीडीएफ आपको 24 घंटे पहले, पेपर से 24 घंटे पहले फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो यदि आपको सब पहले पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करिएगा। कुछ चार्ज रहेगा, वो चार्ज आपको पीडीएफ का देना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है पीडीएफ पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा कि इकाई 1 के अध्ययन के आधार पर अनुसंधान की एक समग्र परिभाषा निर्मित कीजिए तथा दैनिक जीवन में इसके महत्व का निष्कर्ष है जो है प्रस्तुत कीजिए गया। यानी हमने इकाई 1 के अंदर पूरी कंप्लीट कर ली है और इसके बारे में पूरी जानकारी है वो इसके अंदर हम आपके शॉर्ट के अंदर देख लेते हैं कि अनुसंधान एक ऐसी संगठित, तार्किक, निष्पक्ष और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जिज्ञासा के समन या किसी व्यवहारिक समस्या के समाधान हेतु विभिन्न स्रोतों के प्रामाणिक आंकड़े एकत्रित करता है, उसमें उनका सूक्ष्म अवलोकन और विश्लेषण करता है, अंततः एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचता है। निष्कर्ष एवं व्यवहारिक महत्व। अनुसंधान हमें अंधविश्वास, पूर्वाग्रहों, भ्रामक प्रचारों से जो है दूर रखता है। ये दैनिक जीवन के छोटे बड़े निर्णयों में सटीकता और गुणवत्ता लाता है। ये व्यक्ति में समालोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी यूनिट यूनिट फर्स्ट जो थी उसके जो आपके लघु उत्तरात्मक जो क्वेश्चन थे, लघु उत्तरात्मक जो क्वेश्चन थे उनको हमने कवर कर लिया है। यानी यूनिट फर्स्ट के जो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन थे उन सभी को कवर कर लिया है। जितने भी टॉपिक फर्स्ट यूनिट के अंदर दिए गए थे उन सभी टॉपिक की हमने जो है आपके प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने रखे थे। तो आज से हमारी नई यूनिट की क्लास शुरू हो चुकी है। जो भी साथी नए जुड़े हैं उन साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करना है। इस क्लास को शेयर ज़रूर करना है क्योंकि कुछ दोस्तों को पता नहीं है कि सिलेबस जो है चेंज हो चुका है, तो सिलेबस के बारे में जानकारी उनको भी होनी चाहिए और सिलेबस के बारे में प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसके बारे में भी हम जो है सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाकी क्लासेज हम मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए पहले आपके लिए इस क्लास को हमने डिज़ाइन किया है और इस क्लास के यूनिट फर्स्ट से हमने शुरुआत भी कर दी है और इसकी एक नई प्लेलिस्ट हम आपके लिए बना देंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।